पुतिन का प्लान क्या है? लाइफ लाइन को कट करो। इस समय आप जानते हैं यूरोप में अगर वो बड़ी कोई फैक्ट्री चलाना है तो गैस चाहिए, अगर घरों को गर्म रखना है तो गैस चाहिए, और अगर कुकर वहां सीटी देता रहे ये इंश्योर करना है तो गैस चाहिए। अब जरा देखिए पुतिन का प्लान, कट द लाइफ लाइन, ये कैसे अंजाम दिया जाएगा और दोनों ही तरफ इसके नुकसान क्या होंगे। पहले दोनों तरफ का क्या हिसाब होने वाला है उसका डायमेंशन समझ लीजिए। रूस दुनिया का ये तीसरा बड़ा तेल गैस उत्पादक देश है। रूस तेल गैस की अर्थव्यवस्था में 1/4 यहां पर कंट्रीब्यूशन है। यहां इस देश के हिसाब से अगर आप देखें तो यह यूरोप को 41% गैस सप्लाई करता है। असल में कैपिंग की गई है, अमेरिका ने ये आर्म ट्विस्टिंग करके कैपिंग कराई थी कि यूरोप में आप 40% के बियॉन्ड नहीं जाएंगे, 41% तक ये चला गया है। रूस 50 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल निर्यात करता है। अब आप देखिए कि वहां की इकोनॉमी का मेजर कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो तेल और गैस के निर्यात से ही होता है। ऐसे में क्या रूस एक हद से ज्यादा खुद को भी देखते हुए ये अफोर्ड कर सकता है? ये जरा समझना आवश्यक है। पाशा सर, इस पर आपका कमेंट चाहूंगा। ठीक है, ये कर रहा है रूस अभी, लेकिन क्या रूस भी लंबे वक्त तक ऐसा कर सकता है? देखिए, रूस और ओपेक प्लस जो मेंबरशिप हैं, सऊदी अरेबिया और 12 ओपेक के मेंबर्स, ये मिलके ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रोडक्शन पिछले 1 साल से जो है उसी का क्वांटिटी वर्ल्ड सप्लाई में रहे, और ना ज़्यादा कर रहे हैं ना कम कर रहे हैं। इसलिए कि जो अमेरिका नंबर 1 पोजीशन पे आना चाहता है और दूसरे जो ओपेक मेंबर्स हैं उनमें कुछ इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए रूस जो है ओपेक के साथ वर्चुअल मेंबर बन गया है और गैस और ऑयल के मामलों में दोनों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और जहाँ तक 5 मिलियन बैरल्स का एक्सपोर्ट है रशिया का, वो ज़्यादातर 20% से ज़्यादा यूरोप को जाता है, बाकी का अमेरिका और अन्य देश एशिया में चाइना, भारत वगैरह लेते हैं। लेकिन ये कम करने की स्थिति में नहीं है और नहीं करेंगे, क्योंकि इनका लाइफलाइन है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के लिए। और जिस तरह गैस से ये जो आप कह रहे हैं सर कि कम नहीं कर सकते लाइफलाइन, अब लाइफलाइन ये भी तय करना है कि किसकी कितनी है। यूरोप की अगर लाइफलाइन रूस से आने वाली गैस और तेल है तो रूस के लिए वहां से आने वाला पैसा लाइफलाइन है क्या, यूरो लाइफलाइन है क्या, डॉलर लाइफलाइन है क्या, यह तय करने के लिए आपको आप स्टूडियो में लिए चलता हूं। आपको यह समझना होगा कि कितना पैसा हर दिन के हिसाब से रूस में तेल और गैस के निर्यात से आता है। यह भी समझना होगा कि इस समय सैंक्शंस का दौर है। अमेरिकी सैंक्शंस, वेस्टर्न सैंक्शंस के आगे वैसे ही रूस परेशान है। रूबल उसने गजब तरीके से मैनेज किया है। कैसे किया है आपको कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में बताएंगे, लेकिन फिलहाल क्या ये अगर इस हिसाब से देखा जा रहा है कि किसके लिए ये कितनी बड़ी लाइफलाइन है, तो क्या ये जानकारी आपके लिए अहम है? यूरोप के तेल नहीं खरीदने पर रूस को कितना बड़ा नुकसान होगा? रूस को हर दिन 45 करोड़ डॉलर का नुकसान। विरोध के बावजूद रूसी तेल और गैस की सप्लाई यूरोप तक। यूरोपियन यूनियन हर दिन तेल के लिए रूस को 45 करोड़ डॉलर देता है। ईयू की तरफ से रूसी गैस के लिए हर दिन 40 करोड़ डॉलर मिलते हैं। अब अगर दोनों ही तरफ आप देखना चाहते हैं कि लाइफलाइन किसकी कितनी बड़ी है, तो आप ये दोनों पक्ष समझिए। यूरोप रूस की तेल और गैस का बहुत बड़ा खरीदार है, और उधर यूरोप के हिसाब से देखें तो सप्लाई बंद होने से यहां फौरन ही असर पड़ना शुरू हो जाएगा। और यहां पर पहले ही जनता इस बात से बहुत कंफर्टेबल नहीं है। आप जानते हैं यूरोप एक ऐसी जगह है जहां के तमाम देशों में जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं बहुत हाई हैं, उनका बोल, उनके खाने का, उनकी जो तश्तरी प्लेट है वो बहुत बड़ी है, बड़ी रिच है। ऐसे में थोड़ा सा भी असर पड़ता है तो वहां के लोगों के जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। रूस में यूरोप नहीं खरीदेगा तो असर पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा, लेकिन अगर ये कीमत रूस बर्दाश्त कर लेता है तो दूसरी तरफ देख लीजिए, अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होनी शुरू हो जाएगी खुद यूरोप की, क्योंकि बहुत बड़े बड़े उद्योग वहां रूसी गैस से ही चलते हैं। इधर देखिए क्या होगा, एशिया या नया मार्केट खोजना होगा। जो हमने आपको बताया, चीन की तरफ गैस भेजी जानी शुरू हो गई है, लेकिन उधर क्या हो गया, 2-3 साल तक भयंकर मंदी संभव है। और पहले ही वहां कोविड के दौरान ही ये देखने को मिला, कोविड के बाद आज तक झेला जा रहा है। इन्फ्लेशन बढ़े हुए हैं, लोग कराह रहे हैं। रूस
मार्केट नहीं मिला तो इकोनॉमी पर असर पड़ेगा निश्चित। लेकिन अगर ये, क्योंकि वहां कहा जा रहा है कि फोर्ट्रेस इकोनॉमी है और उनकी बोल कदरन छोटा है यूरोपियन लोगों के बोल से, और अगर ऐसा है तो दूसरा तेल बाजार तलाशना बड़ी समस्या हो जाएगी। नॉर्वे से अगर लेते भी हैं, जैसा कहा जा रहा है कि फिलहाल ऑल्टरनेटिव पास में वही दिखाई दे रहा है, तो रूसी गैस के मुकाबले महंगा पड़ेगा। इधर देख लीजिए, यूरोप का छठा हिस्सा ही चीन खरीदता है, मतलब उतना बड़ा खरीदार तो नहीं मिलेगा जितना यूरोप है। तो इधर देख लीजिए, 2030 तक भारी मात्रा में गैस की जरूरत है यूरोप को, और रूस के अलावा फिलहाल कहीं से पूर्ति होती हुई दिखाई नहीं देती। सिवाज साहब यही कह रहे थे कि तुरंत में कोई इलाज मिल जाएगा, ऐसा नहीं मिल रहा है। तो सिवाज साहब के पास ये भी समझने के लिए चलेंगे कि क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव 6 महीने में, 7 महीने में हो सकता है। ये भी देख लीजिए, यूरोप नहीं खरीदेगा तो चीन पर रूस की नजर है, सप्लाई वहां हो जाएगी, लेकिन कितनी पाइपलाइनें बिछानी पड़ेंगी और इसका खर्च कौन इनकर करेगा? क्या चीन करेगा? चीन इसके लिए तैयार है। यूरोप में देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स की मदद के बाद 50 अरब क्यूबिक मीटर की जरूरत बनी रहेगी। मतलब अगर यूनाइटेड स्टेट्स ये कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे अम्ब्रेला के नीचे रहे आओ, नेटो में बने रहो, यूरोपियन यूनियन के तौर पर अपना ब्लॉक ऐसा बनाओ जो रूस के खिलाफ हो, तो ये ऐसा होता हुआ कम से कम इस एक फैक्टर की वजह से दिखाई नहीं देता। और रूस से चीन तक डायरेक्ट पाइपलाइन नहीं, अभी जो एक है वो बहुत महंगी है, और मध्य पूर्वी यूरोप 100% तक रूसी गैस पर निर्भर हैं। अब ये तमाम अगर आप एस्पेक्ट समझ रहे हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि लाइफलाइन किसके लिए कितनी बड़ी है। और अगर लाइफलाइन कट हो गई तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी, ईंधन महंगा होगा, खतरे में नौकरियां होंगी जो पहले से ही खतरे में हैं, और कांच, धातु, ये जो उद्योग हैं खास तौर से, ये कारोबार बंद होंगे क्योंकि इसमें हेविली गैस डिपेंडेंस है। अब ये समझना चाहता हूं मैं, और इस बात को तिवारी सर आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो जानकारी हम दिखा रहे हैं, मसलन रूस ने तेल गैस बंद किया तो यूरोप में महामंदी आ जाएगी। मंदी तो पहले से ही चल रही है वहां पर। यह भी है कि जर्मनी के केंद्रीय बैंक टोटल सप्लाई रोकने से महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी, ये बात कह रहे हैं। और ये लोग देखिए, ये तटस्थ अपना रवैया दे रहे होंगे, नजरिया दे रहे होंगे। यूरोप में तेल गैस की सप्लाई 10% से 15% घटेगी, ये ब्रूगल थिंक टैंक कह रहा है। क्या यूरोप अफोर्ड कर सकता है? ये देखिए, जितने सैंक्शन लगा सकते थे इन्होंने रूस के ऊपर लगा दिया, लेकिन जो गैस की सप्लाई है, एनर्जी की जो सप्लाई है, ये एक सस्ते रेट पर मिलती है रूस से इनको। पर्टिकुलरली सितंबर अक्टूबर के बाद से गैस की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा हो जाएगी, नहीं तो पूरा यूरोप फ्रीज कर जाएगा। अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल, और जितनी महंगाई बढ़ेगी, जितनी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वो तो सब अलग है, सब कुछ महंगा होगा। लेकिन ये जो गैस की सप्लाई जो यूएस कर रहा है कि हम कहीं और से सप्लाई करेंगे, दैट विल बी हाई रेट। इसीलिए तो जर्मनी ने, और कई फॉल्ट लाइन बीच में क्रिएट हो चुकी है कि हमें तो गैस भाई रशिया से लेना है। ये अभी बहुत शुरुआत की बात है, और ये फॉल्ट लाइन जो यूरोपियन यूनियन में और नाटो में है, इस्टेब्लिश हो जाएगी। ये लगता है कि एक मेजर कॉज होगा, ताकि हमारा अटेंशन रूस और यूक्रेन की तरफ से डिफ्लेक्ट किया जा सके। नहीं तो ये क्या हो सकता है कि जर्मनी जो फिलहाल सोच रहा है कि अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को, जो 2022 के आखिर तक वो बंद करना चाहता था, फुकुशिमा हादसे को देखने के बाद उसने सोचा था ये, फिलहाल उसको स्थगित कर दे और कहीं से कोयले के सोर्सेस देख लिए जाएं, नॉर्वे से कुछ ले लिया जाए। क्या ये ऑल्टरनेटिव कोई अरेंजमेंट फॉरेन हो सकता है सिवाज साहब? वही बताने की कोशिश करें दिनेश, और इमीडिएट नहीं हो सकता, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि रशिया से यूरोप की तरफ गैस पाइपलाइन है, ये नॉर्ड 2 स्ट्रीम, नॉर्ड 1, तो ऐसे में जो और जगह से लेगा, एक तो बहुत कॉस्टली होगा, एक पाइपलाइन नहीं है। ऑयल लाना आसान है, गैस लाना बड़ा मुश्किल है। अगर अमेरिका सोच रहा है वो दे देगा या बाकी कंट्री से दे देगा, वो इमीडिएटली नहीं हो सकता, उसको 1 से 2 साल लगेंगे। ऐसे में कंट्री लाइक जर्मनी, फ्रांस, इटली, उनका क्या होगा? उनकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो जाएगा, और कुछ एक कंपनियां यूरोप छोड़ के दूसरी जगह चली जाएगी। क्या यूरोप इसके लिए प्रिपेयर्ड है? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसी प्रकार रूस को भी बड़ा नुकसान होगा, 45,000 करोड़ का हर रोज उसको नुकसान होगा। क्या उसके पास ऑल्टरनेटिव मार्केट है? क्या उसने अगर बंद कर दिया तो उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है यूरोप से, क्या वो लीगली टेनेबल है? तो ये भी बड़े क्वेश्चन है। आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि दोनों को नुकसान होगा, तो ऐसे में ज्यादा बड़ा ब्लफ का खिलाड़ी कौन है? क्या उसकी जीत दिखाई दे रही है अंशुमान सर आपको? सर मैं कुछ तथ्य रखूं, क्योंकि तब अगर आप मुझे मौका दें पूरी बात कहने का। महत्वपूर्ण बात है कि तेल और गैस दोनों अलग अलग करिए। तेल की आपूर्ति और तेल की डिमांड यूरोप में एक दूसरा फैक्टर है, गैस की आपूर्ति और गैस का डिमांड एक बिल्कुल दूसरा फैक्टर है।
तेल की निर्भरता यूरोप की कम है रूस के ऊपर, क्योंकि तेल के बहुत सारे स्रोत यूरोप में हैं। यूरोप में भी कुछ ही इकोनॉमीज ऐसी हैं, जर्मनी, हंगरी जैसी, जो तेल पर निर्भर है, और वो भी ड्रजबा पाइपलाइन से जुड़े हुए जो देश हैं ईस्टर्न यूरोप के। गैस की निर्भरता बिल्कुल अलग है। यूरोप ने, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि यूरोप 2030 तक रूस की तेल और गैस पर निर्भरता खत्म करने के प्लान पर काम कर रहा था। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने पिछले 3 महीने में एक प्लान तैयार किया है जिसमें फेज्ड वाइज अगस्त से लेकर दिसंबर तक रूस के तेल की आपूर्ति बंद की जाएगी। वो प्रक्रिया शुरू हो गई, और ये इसलिए पुतिन के ऊपर दबाव है कि वो अगर इस समय प्रेशराइज कर सकते हैं यूरोप को, क्योंकि ये ट्रांजिशन का फेज है। गैस कहां से आएगी? जर्मनी ने पिछले 3 महीने में बड़ा इन्वेस्टमेंट एलएनजी टर्मिनल्स में किया है अपने आसपास। नेचुरल गैस लाने का एक तरीका है पाइपलाइन और दूसरा है एलएनजी, और दुनिया की 60-70% नेचुरल गैस एलएनजी के थ्रू आती है, टर्मिनल के कंटेनर्स के थ्रू आती है। जर्मनी को यह पता है कि लंबे समय तक वो रूस के इस तरीके के व्यवहार से आगे नहीं जा सकता, इसलिए इस बार ये आर पार की लड़ाई है रूस और तेल के गैस पर निर्भरता खत्म करने की। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।